हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वेद और स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ कंप्यूटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 और यह अपने अंतिम पड़ाव पर है। हो सकते हैं आज अंतिम क्लास होगा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम की। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम देख चुके हैं अध्याय 12 और आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 13। अध्याय 13 नियम तथा उपविधियों के बारे में। ठीक है, तो नियम और उपविधियां कौन बना सकते हैं, ठीक है, कौन संशोधन कर सकते हैं, सारी बातें यहाँ पर होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं धारा नंबर 79 से। नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो जो नियम है वो कौन बना सकता है इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के पश्चात नियम बना सकती है। ठीक है, सीधी सी बातें कही गई यहाँ पर कि नियम कौन बना सकता है, राज्य सरकार, लेकिन उसके पहले उसको प्रकाशित करना होगा। ठीक है, पूर्व प्रकाशन के पश्चात ही नियम बना सकती है, याद रखेंगे। तो राज्य सरकार नियम बना सकती है भाई, जाहिर सी बात है। विशिष्टता या पुरोगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकते हैं। किनके लिए नियम में उपबंध हो सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर कही गई। जैसे एक का धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की अन्य रीतियां। दो का अर्ताएं जो कृषकों के प्रतिनिधित्व में धारा 11(1) के अधीन होगी। ठीक है, अर्ताएं जो व्यापारियों के प्रतिनिधित्व में धारा 11(ग) के अधीन होगी। ठीक है, याद रखेंगे, ये उपबंध हो सकते हैं, इनके लिए उपबंध हो सकते हैं। धारा 11(3) के अधीन जो प्राधिकारी अधिकारी होगा, ठीक है, प्राधिकारी जो निर्वाचन का संचालन करेगा, निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारणा, मतदाताओं की सूची तैयार करता है तथा उसे बनाए रख सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने संबंधित निहत्ता मत देने का अधिकार, निष्पक्ष भुगतान तथा उस पर समाहरण, निर्वाचन अपराध निर्वाचन संबंधित वादों का अवधारणा था, उसमें अनुषंगिक समस्त विषय शामिल होंगे। ठीक है, ये उपबंध शामिल होंगे इनके। तो राज्य सरकार इस प्रकार के नियम बना सकती है। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं। थर्ड, मंडी समिति एवं उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियां तथा पालन किए जाने वाले कर्तव्य को उपबंध इसमें शामिल होगा। फिर मंडी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी इसमें शामिल होगा। धारा 15 के अधीन मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया तथा गण मूर्ति की अनुबंध इसमें शामिल होंगे। वह प्रारूप जिसमें धारा 19 के उपधारा के अधीन घोषणा की गई है वो भी उपबंध शामिल होंगे। फिर मंडी का प्रबंध, मंडी फीस की वसूली के लिए प्रक्रिया, मंडी फीस के उपवचन के लिए जुर्माना तथा विवरणियां देने में व्यक्तिक्रम की दशा में मंडी फीस की निर्धारण की रीति भी शामिल होगी। ठीक है, ये सारी चीजें उपबंध में शामिल होंगे नियम के। अनुगितियों की मंजूरी देने के लिए मंडी कृत्यकारी का वर्गीकरण इस अधिनियम के अधीन। अनुगितियों का विनिमय, ये वे व्यक्ति जो पंजे लेने के लिए अपेक्षित है, वे प्रारूप रूप से जिसमें से निबंधन तथा शर्तों अत्यधिक रहते हुए अनुगृहित की जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित की जाएगी, याद रखेंगे। चलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरफ आप देख पाएंगे तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उपबंध जिनके द्वारा तथा प्रारूप जिसमें दस्तावेजों की प्रतिलिपियां तथा मंडी समिति की पुस्तकों में से प्रतिविष्टियां प्रमाणित की जा सकेगी, ऐसे प्रतिलिपि के प्रदान के लिए भूमिहीन की जाने के प्रभाव। फिर उन बांटों तथा मापों तौलने वाले जो बाट है, माप है, ठीक है, मानकिक उपकरण के प्रकार तथा विवरण जो मंडी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज के समव्यवहारों में उपयोग लाए जाएंगे, ऐसे उपबंध इसमें शामिल होंगे। फिर मंडी प्रांगणों में उपयोग में लाए जा रहे समस्त बाट हो गया, माप तौल है, मापने वाले उपकरण के नियतांकीय निरीक्षण भी इसमें शामिल होंगे। फिर क्या कह रहा, व्यापारिक छूट जो मंडी प्रांगण में अनुसूचित कृषि उपज के किसी समव्यवहार में किया व्यक्ति द्वारा लाई जाएगी, प्राप्त की जा सकती, ये भी शामिल होगी।
ठीक है। फिर अधिसूचित कृषि उपज के किसी क्रेता तथा विक्रेता या उसके अभिकर्जों के बीच होने वाले जो विवाद है, क्रेता विक्रेता के बीच विवाद मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके विवाद जिसके अंतर्गत वस्तुओं की क्वालिटी के तौर पर बेचे गए माल की कीमत के बारे में किए गए भुगतान या वस्तुओं के पात्रों, कचरों या अशुद्धताओं के लिए की गई छूटों या किसी भी कारण से कई गई कटौती के संबंध में विवाद होता है तो मध्यस्थता या मध्यस्थ के द्वारा अन्यथा न्याय की सुनवाई जो है सुधाएं भी प्राप्त होगी। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो जो भी देख चुके हैं उन सब में कौन नियम बनाएगा, ये सारी बातें कही गई। तो राज्य सरकार बनाएंगे। मंडी में लाए गए कृषि उपज का संग्रह करने के स्थान की व्यवस्था के लिए नियम बनाएगा राज्य सरकार। ठीक है, फिर अंशतः या पूर्णतः मंडी समिति के व्यय में निर्मित की जाने की प्रस्तावित निर्माण कार्यों के रेखांकन तथा प्राकलन का तैयार किया जाएगा और ऐसे रेखाओं को प्राकलन की मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, फिर 14 क्या बोलता है, वह प्रारूप जिसमें मंडी समिति के लेखे रखे जाएंगे संप्रेक्षक तथा ऐसे संप्रेक्षक का प्रकाशन और लेखाओं के संप्रेक्षक ज्ञापन निरीक्षण और ऐसे ज्ञापन को प्रदान किया जाएगा। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस तरफ जो भी है, वार्षिक बजट तैयार किया जाना और उसे मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, मंडी समिति के लिए रिपोर्ट की विवरण करना। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ के इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखें इस धारा इस अध्याय में क्या कहा गया है, नियम बनाने की शक्ति और नियम कौन 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 बना सकते हैं, राज्य सरकार बना सकते हैं। बस ये धारा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या है पढ़ लेते हैं। कम से कम वह प्रमुख जिसमें मंडी समिति धारा 25 का की उपधारा 1 के अधीन अपनी आय व्यय का बजट तैयार करेगी तो उसके लिए नियम बना सकती है। फिर 16 समय, ठीक है, समय जिसके दौरान तथा वह रीति जिसमें कोई व्यापारी या दलाल या आड़तिया मंडी समिति को ऐसी विवरण जैसे कि उसके द्वारा प्रक्षित की जाए इसके लिए नियम बना सकती है। दलालों या आड़तियों या व्यापारी द्वारा कृषकों को दी गई अक्रमण यदि कोई हो उसके लिए नियम बना सकती है। फिर 18 क्या बोल रहा है, कृषि उपज का श्रेणीकरण या मानकीकरण करना। ठीक है, ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ऐसे करते हैं ना, श्रेणीकरण मानकीकरण, उसके लिए नियम बना सकती है। कृषि उपज की आमद तथा उसकी औसत मूल्यों का अभिलेखन करने की नियम। फिर रीति जिसमें कृषि उपज का मंडी में नीलामी संचालित किया जाएगा और बोली लगाई जाएगी तथा प्रतिगत की जाएगी। फिर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाए गए उपयोगी फीस की वसूली तथा उसका व्यवन करना। इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियम या उपविधियों के अधीन अपराधों का शमन किया जाना चाहिए, उसके प्रतिकार का नियत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर है। 25 क्या है, उस व्यय की जो विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में उपगत किए जाएगी। ठीक है, किस सीमा तक रहेगी ये नियम बना सकती है। फिर अध्यक्ष के मानदेय, सदस्यों की यात्रा भत्ता, सम्मेलन में हाजिर होने के लिए सदस्यों की बैठक के लिए फीस, ये सारे के लिए भी नियम बना सकती है। फिर मंडी समिति निधि द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि के अधिशेष के लिए विनिधान की रीति के लिए नियम बना सकती है। फिर उपविधि विचलित करने, उसमें संशोधन करने, रद्द करने के लिए अंतिम प्रकाशन करेंगे उसके लिए नियम बना सकती है। इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उसके किसी भी प्रयोजना के लिए मंडी समिति द्वारा वार्षिक आय का आधार का वर्गीकरण करने के लिए नियम बन सकती है। चलिए तो ये याद रखेंगे कुछ कुछ बातें। बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य की पदावधि के लिए नियम। बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के प्रयोग में लाई गई शक्ति क्या होगी उसके लिए उसके उपबंध के नियम बना सकती है। वे समस्त बातें जिनका इस अधिनियम के अधीन नियमों या विष किया जाना चाहिए। फिर इस अधिनियम की अधिसूचित तामील की रीति। फिर साधारणतः मंडी समिति के मार्गदर्शन के लिए किसी नियम को बनाने में राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि उसका भंग जुर्माने से जो है 200 रुपये तक हो सकते हैं, दंड नहीं होगा। ठीक है, अगर वैसे नियम बनाते हैं राज्य सरकार उसका भंग करेंगे तो 200 रुपये तक की जुर्माने हो सकती है, ये भी याद रख सकते हैं। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, विधानसभा के पटल पर ये रखा जाएगा, चिपका जाएगा। ठीक है, चिपका हुआ आपको मिलेगा विधानसभा के पटल पर। ठीक है, बोर्ड पर। अब 80 क्या बोल रहे हैं, उप विधियों बनाने की शक्ति, जैसे पिछले में हमने 79 में देखे तो नियम बनाने की शक्ति। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, उप विधियां बायलॉज को बनाने की जो है शक्ति किनके पास रहेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए मंडी समिति अपने प्रबंधकारी मंडी क्षेत्र के संबंध में
निम्नलिखित के लिए उपविधियां बना सकती है। अब देखिए वहां पर राज्य सरकार नियम बना सकती थी सॉरी 79 में, और 80 में उपविधि बनाने की शक्ति मंडी समिति के पास रहेगी। तो क्या क्या है देखते हैं। उसके कारोबार का विनियमन, मंडी में व्यापार करने की शर्तें की जो है उपविधियां होंगी तो वो मंडी समिति बनाएगी। अधिकारियों तथा सेवकों को शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रत्योजन, उसकी नियुक्ति, वेतन के लिए कितना दंड होगा, कितना पेंशन मिलेगा, उपदान कितनी छुट्टी रहेगी, कितनी भत्ते रहेंगे, कितनी भविष्य निधि के लिए प्रति आधार रहेगा, अधिकारी सेवा के फायदे के सभी सारे उपविधियां के लिए बना सकती है मंडी समिति। फिर किसी उप समिति को यदि कोई हो शक्ति, कर्तव्यों के कृत्यों का प्रत्योजन करना है तो वो भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रत्योजन में बताया था जो उच्च पद जो होते हैं वो अपने अधीनस्थ पद को अपने जो शक्ति जो है दे देते हैं उसको कहा जाता है प्रत्योजन। तो प्रत्योजन ये भी याद रखें। ऐसे मंडलीकृत कार्य जो अनुज्ञा लेने के लिए अपेक्षित की जाए, कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन उपविधियां बनाई जाई हो या उनके संबंध में आवश्यक हो कि मंडी क्षेत्र में इस अधिनियम के तहत उसके अधीन बनाए गए नियमों को बंदों में प्रभावित कार्यान्वयन के लिए उपविधियां विचित की जाए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उपधारा 1 के अधीन बनाए गए कोई भी उपविधि तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसकी पुष्टि प्रबंध संचालक द्वारा ना की जाए। ये देखिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है कि जो उपविधियां बनाई गई है वो तब तक प्रभाव नहीं होगा जब तक जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो पूरी तरह से पुष्टि न कर दे, पूरी तरह से क्लियर न कर दे। ठीक है, तब तक क्या क्या कंफर्म न कर दे तब तक ये क्या है जो उपविधियां क्या नहीं होंगी, प्रभावी नहीं होंगी। किसी उपविधियों को बनाने में मंडी समिति यह निर्देश दे सकती है कि उसका भंग जुर्माने से, जो कि कितने 100 रुपया, जैसे कि वहां राज्य सरकार जब बना रही तो जब उसकी भंग करते हैं उस नियम का तो 200 रुपये लगता था, यहाँ पर 100 रुपये लगेगा। ठीक है, 100 रुपये तक दंडनीय हो सकता है। जहां भंग चालू रहने वाला भंग हो ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा। प्रथम भंग पश्चात उसके प्रत्येक दिन के जुर्माने के चालू होता है तो 500 रुपये होगा। प्रत्येक दिन वो करता है एक बार के बाद तो 500 रुपया जुर्माने की राशि उसको भुगतना। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, उपविधियों बनाने या उसके संशोधन करने के निर्देश देने की प्रबंध संचालन की शक्ति। अब देखिए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर की क्या शक्ति, जो उपविधि बनाए हैं वे संशोधन के निर्देश देने की शक्ति प्रबंध संचालक के पास रहेगी। ठीक है, यदि प्रबंध संचालक को यह प्रतीत हो कि किसी मंडी समिति के हित में कोई उपविधि बनाना है या किसी उपविधि में संशोधित करना आवश्यक है या वांछित है तो वह आदेश द्वारा संबंधित मंडी समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि मंडी समिति ऐसे समय के भीतर जैसे कि वह आदेश में निर्दिष्ट किए गए उपविधियों के संशोधन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, तो निर्देश कौन दे सकते हैं भाई। ठीक है, उपविधियों में संशोधन या उपविधियों में चेंज या परिवर्तन करने के संशोधन जो है एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर मंडी समिति को दे सकता है। अगर किसी लोक हित के लिए, लोगों के हित के लिए ये काम हो रहा है तो किसी भी उपविधि में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, या वहां से हटाया जा सकता है या वहां और नए चीजें ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, याद रखेंगे। तो ये कौन करेगा, मंडी समिति करेगा। इनके निर्देश में करेंगे, एमडी के निर्देश में, मैनेजिंग डायरेक्टर के निर्देश में करेंगे, याद रखेंगे। यदि मंडी समिति निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर किसी ऐसी उपविधि बनाने प्रकार संशोधित करने में असफल हो जाते हैं तो प्रबंध संचालक मंडी समिति को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा ऐसी उपविधि बना सकेगा या उपविधि को इस प्रकार संशोधित कर सकेगा। ठीक है, तत्पति के अधीन किए गए आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे उपविधि ऐसे संशोधन के लिए उसके अधीन बनाए गए नियम मंडी समिति बनाए गए संशोधन समझ जाएगी, संशोधन की उपयुक्त होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। पहले में देखिए, पहले में क्या बोल रहा था कि ये देखिए प्रबंध संचालक या एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बोल सकते हैं, किसी भी उपविधि में संशोधन के लिए किसको बोल सकते हैं, मंडी समिति को बोल सकते हैं। अगर उस समय तक जिस समय जो समय दिया गया है उस समय तक अगर मंडी समिति ऐसे उपविधियों में संशोधन नहीं करते तो एक बार तो उनको नोटिस जारी करेगा, कहने का मतलब बताएगा कि आप इस समय आपने नहीं बनाया है मंडी समिति को। ठीक है, और बाद में जब वो कोई ध्यान नहीं देगा या नहीं बनाएगा, असफल हो जाता है ऐसे उपविधियों में संशोधन करने के लिए, तो खुद प्रबंध संचालक अपने जो है स्वविवेक के अनुसार जो भी है उपविधि वो तैयार कर सकती है, बना सकती है।
ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर मंडी समिति नहीं बनाया तो बाद में प्रबंध संचालक खुद बना सकते हैं। चलिए, उपधारा 2 के अधीन प्रबंध संचालक के किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे आदेश की तारीख के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को होगी और ऐसे फिर राज्य सरकार का अंतिम आदेश होगा। जाहिर सी बात, ऐसी उपविधियां जब बना दी गई है और लोगों को लगता है कि ये नहीं है, ठीक नहीं है, ये गलत है, ठीक है, तो प्रबंध संचालक द्वारा बनवाए गए या बनाए गए उपविधियों में अगर किसी को दिक्कत होता है, ठीक है, किसी को दिक्कत होता है, किसी को परेशानी होता है, तो उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। और अपील किसके पास करेंगे? राज्य सरकार के पास करेंगे। कितने दिन के भीतर? 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं ऐसे नियम बनाने, अब ऐसे उपविधियों बनाए के विरुद्ध में प्रबंध संचालक के विरुद्ध राज्य सरकार को 30 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। और याद रखेंगे, राज्य सरकार का जो निर्णय होगा वो अंतिम और सर्वमान्य होगा। आप उनका बात आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, उनका निर्णय अंतिम आदेश होगा, अंतिम और सर्वमान्य होगा भाई, ठीक है, उसके ऊपर किसी पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ठीक है, राज्य सरकार जो भी बोल दिया उसका प्रश्न कोर्ट में नहीं कर सकती, ये भी आप याद रखें, न्यायालय में नहीं किया जा सकता। 81 का विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति। अब देखिए, विनियम, ठीक है, जो रेगुलेशन करेंगे, रेगुलेट करेंगे, किसी को रेगुलेट करना मतलब किसी को चलाने के लिए जो नियम बनाएगा वो बोर्ड बनाएगा। तो पहली बात है, मैं कहा 79 नियम राज्य सरकार बना सकती है, उप विधियां मंडी समिति और प्रबंध संचालक बनाएगी, और यहाँ पर विनियम मतलब रेगुलेशन की जो नियम है, ठीक है, रेगुलेट कौन करेगा, ठीक है, और रेगुलेट के लिए जो शक्ति होगी, नियम बनाने की शक्ति रेगुलेशन की, तो वो बोर्ड के पास रहेगा, ठीक है, बोर्ड रेगुलेट करेगा, ठीक है, बोर्ड चलाएगा। इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विधि के अधीन रहते हुए बोर्ड क्या करेगा? एक अपने कारोबार को करने के लिए अधिकारियों तथा सेवकों की शक्ति, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रदर्शन करने के लिए और उसकी सेवा के संबंधित विषय के लिए, ठीक है, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियम के कर्तव्यों उत्तरदायित्वों के निर्वहन होते किसी अन्य विषय के लिए नहीं करे, ठीक है। रे बस सिंपल सी बात है, आपको ये समझना है कि 81 का क्या हो रहा है? विनियम बनाने की जो बोर्ड की शक्ति है, ठीक है, पावर ऑफ द बोर्ड टू मेक अ रेगुलेशन, बस इतना याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई याद ना रखे कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट और अंतिम अध्याय नंबर 14, ठीक है, निरसन और व्याज्या, ठीक है, ट्रिपल एंड सेवन, तो 82 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सारे कुछ कुछ एक्ट वगैरह यहाँ पर शामिल है, दिए गए हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। और हमारा जो है यही है अंतिम, ठीक है, अंतिम जो है अंतिम धारा है, यही हमारा अंतिम धारा है। चलिए, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि ये लास्ट क्लास हो सकता है, तो ये हो गया आपका लास्ट क्लास। हाँ, एक चीजें और याद रखेंगे, कुछ कुछ चीजें यहाँ पर पूछी भी जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर अनुसूची, एक अनुसूची मैंने बताया कि इसमें जो है इस कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में जो अध्यायों की संख्या है, अध्याय कितनी है? 14 है, और धारा कितनी है? 82 है, और अनुसूची कितनी है भाई? अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। तो ये बातें स्टार्टिंग से मैं बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में बताया हूँ। तो हम अध्याय 14 और धारा 82 पढ़ चुके हैं। अनुसूची को थोड़ा आपको देख लेना पड़ेगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मत पूछ दिया जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस धान्य में कौन से अनाज है या नहीं, इस प्रकार से, तो धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, आटा, बाजरा, कोदो, सामा, कुटकी, रागा, रागी, रागीरा, ठीक है, ये 12 प्रकार के हैं, 13 को जो विलोपित किया गया है, ठीक है। तिलहन में तुअर, अरहर, चना, मटर, मसूर, ठीक है, लाख, तिवड़ा, मूंग, उड़द, उड़दा, कुल्थी, बुइया, चलिया, बरबट्टी, सेम, सेमी, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ एक बार कम से कम नजर से आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या है इसमें शामिल किया गया है, क्या क्या शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन उठ के निकल के आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसमें क्या शामिल है क्या शामिल नहीं। चलिए, बाकी तो जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा और एमसीक्यू सॉल्व करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इस प्रकार से आपका हो जाता है आज समाप्त
आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की क्लास। ठीक है, चलिए आज के बाद हम मिलेंगे नहीं, इस संबंध में बातें नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 हो सकता है अगर एमसीक्यू है या कुछ और है तो हम मिल सकते हैं, लेकिन अब कोई अध्याय और कोई धारा हम पढ़ेंगे। चलिए क्योंकि समाप्त हो चुके हैं, तो आज के बाद हम यहाँ पर नहीं मिलेंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी किस क्लास में? करंट अफेयर की क्लास में। तो लगातार आपसे मुलाकात हो ही रही है और साथ ही साथ प्रयोगशाला परिचायक अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पढ़ेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये जो है आपका लगभग हो चुका है 80%। ठीक है, प्रयोगशाला परिचायक में फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी, ये तीन हैं जो आपको दिलाएंगे कितने मार्क्स का भाई? 60% में 60 मार्क्स, 60 मार्क्स, क्योंकि 100 क्या है और 60 जो है सीजी से संबंधित, सॉरी 40 जो है सीजी से संबंधित है। ठीक है, तो 60 जो नंबर है वो किससे संबंधित है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और ये 9वीं और 10वीं के जो बुक है उससे आएंगे ऐसा कहा गया है, जो भी है, लेकिन हमें अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में लगभग तीनों मिलाकर हम बोल सकते हैं कि इसका 80% क्लास हो चुका है, 80% सिलेबस हो चुका है, जो मैं पहले से करा चुका हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट हम देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, अलग अलग मैंने क्या कराए हैं, ठीक है, क्लास लिए हैं, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो 80% लगभग हो चुका है, लगभग 20% जो बाकी रह गया है, जिससे फिजिक्स में जो है 3-4 टॉपिक है, वहीं 2-3 टॉपिक केमिस्ट्री में है, 4-5 टॉपिक बायोलॉजी में है, तो 7 से 8 टॉपिक लगभग आपका बाकी है, लगभग 7 से 8 टॉपिक। ठीक है, तो ये जो 7-8 टॉपिक है वो बाद में हो जाएगा, करेंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए, तो प्रयोगशाला परिचायक की भी क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जो भी बाकी है 20% जो बाकी रह गया। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।